जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हर शनिवार के शाम 7 बजे हम लोग संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों से मैं जुड़ता हूं। उसी कड़ी में आज का हमारा जो विषय है वो मोदी जी की विदेश नीति और उसकी उपलब्धियां। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पिछले 7 सालों में भारत की विदेश नीति में मोदी जी के नेतृत्व में बड़े परिवर्तन हुए हैं और इन सब बिंदुओं पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। भारत 21वीं सदी के एक बड़े राष्ट्र के रूप में, एक महान राष्ट्र के रूप में किस तरह से उभर रहा है, उसकी विदेश नीतियों में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और दुनिया हमको 21वीं सदी के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में कैसे स्वीकार कर रहा है, इस संदर्भों पर हमको बृहद में विस्तार में चर्चा करनी चाहिए ताकि हम देश के एक महत्वपूर्ण पक्ष जो कि विदेश नीति का पक्ष होता है उसके बारे में जान सकें और समझ सकें। इस संदर्भ में ही आज हमने मोदी जी की विदेश नीतियां और उनकी जो 7 साल की उपलब्धियां हैं इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2014 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ वो भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कोई भी कह सकता है कि भाई सरकारें आती जाती रहती है, निश्चित रूप से एक सरकार का जाना हुआ और मोदी जी की सरकार का आना हुआ, लेकिन विशेष रूप से गौर करने की बात है कि 1984 के चुनाव के बाद किसी भी चुनाव में, चाहे हम 89 की बात करें, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009, इन किसी भी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश भारत देश की जनता ने किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को नहीं दिया था। इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 2004 के पीछे की जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी विकट हो गई थी। चारों ओर देश में भ्रष्टाचार का आलम था। यूपीए 2 के समय आए दिन नए नए घोटाले होते रहते थे। 2G, 3G, कोलगेट, तमाम तरह के घोटाले लगातार आते रहते थे और विदेश नीति के संदर्भ में भी, रक्षा नीति के संदर्भ में भी भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हर कोई देखता था कि आए दिन कोई भी अटैक कर रहा है, कभी भी हमारे सेनाओं के साथ कुछ भी बर्ताव हो जा रहा है। भारत बड़े मजबूती के साथ रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं होता था। इन सब परिस्थितियों के बीच भारत देश की जनता ने 2014 में, अर्थात 30 साल बाद, 3 दशकों बाद मोदी जी के नेतृत्व को स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश दिया और ये कहीं ना कहीं भारत को 21वीं सदी के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में, एक इमर्जिंग नेशन के रूप में, एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में भारत की जनता का जनादेश के रूप में देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद विदेश नीति में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। जैसे अर्थनीति, आर्थिक नीतियों में, रक्षा संबंधी नीतियों में, देश के विभिन्न नीतियों में जो परिवर्तन किए गए, उसी तरह से विदेश नीति में भी बड़े परिवर्तन किए गए। इनको मैं इसके 7 लक्ष्यों के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। पहले लक्ष्य के रूप में हम देखेंगे तो यह कह सकते हैं कि भाई भारत के प्रति दुनिया की सोच कैसे बदले, इस पर मोदी जी ने फोकस किया। पहले भारत को महज एक बाजार के रूप में, एक मार्केट के रूप में देखा जाता था, तो इससे आगे देख करके भारत को 21वीं सदी के पूरे संभावनाओं वाले राष्ट्र के रूप में, जिसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं और जो इन संभावनाओं को साकारित करके एक नए मजबूत राष्ट्र के रूप में इमर्ज कर सकता है, इस रूप में पूरी दुनिया देखे, इस बात पर पहला फोकस, पहला लक्ष्य मोदी जी का विदेश नीति के संदर्भ में रहा है। अगर हम हमारे विदेश नीति के दूसरे लक्ष्य की बात करें तो किसी भी देश के साथ हम संबंध जो बना रहे हैं उसमें इक्वल टर्म का रिलेशन हो। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हम किसी से आंख न दिखाकर बात करेंगे, न आंख झुकाकर बात करेंगे, हम आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे। अर्थात इक्वल टर्म के साथ हमारा रिलेशन किसी भी देश के साथ हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सभी के साथ इक्वल टर्म पर आधारित हमारा रिलेशन हो। इस बात पर दूसरा फोकस इस विदेश नीति का रहा है। तीसरा बिंदु मैं कहना चाहूँगा, तीसरा लक्ष्य कहना चाहूँगा, वो है ग्लोबल एजेंडा। आज पूरी दुनिया के सामने किसी एक देश के हित से बड़ा कई राष्ट्रों के हित कई एजेंडे पर जाकर मिलते हैं। जैसे आतंकवाद का बिंदु है, क्लाइमेट चेंज का बिंदु है, काले धन का बिंदु है। एक ऐसे मुद्दे हैं
जो आज एक ग्लोबल एजेंडा बन गए हैं, इनसे कोई एक राष्ट्र प्रभावित नहीं होता है, सभी राष्ट्र आगे पीछे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इन ग्लोबल एजेंडा के जो बिंदु हैं उनमें भारत अपनी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसको हम तीसरा लक्ष्य मोदी जी के विदेश नीति के नए परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं। चौथे बिंदु की मैं बात करूं तो वैश्विक हितों की ओर तो हम ध्यान देंगे ही विदेश नीति में, लेकिन साथ ही साथ भारत के अपने हितों की स्पष्ट रूप से रक्षा कैसे हो सके, इस बात पर भी पूरा ध्यान चौथे लक्ष्य के रूप में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत दिया गया। पांचवां विदेश नीति का लक्ष्य मैं अगर निर्धारित करना चाहूं, परिभाषित करना चाहूं एक बिंदु के रूप में, तो इसे हम पीपल सेंट्रिक विदेश नीति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जो विदेश नीति है वो केवल प्रधानमंत्री के दूसरे देश के प्रधानमंत्री से, या रक्षा मंत्री के रक्षा मंत्री से, या विदेश मंत्री के विदेश मंत्री से, या राजदूत के दूसरे देश के राजदूत से मिलने तक सीमित ना रहे, बल्कि इसका सीधा जुड़ाव भारत देश की जनता के साथ हो। इस सोच के साथ पीपल सेंट्रिक विदेश नीति, पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी पर हमारा फोकस आया। इसे हम पांचवें लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं, पांचवें लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। छठवां बिंदु मैं कहना चाहूंगा जो पीपल सेंट्रिक विदेश नीति से ही जुड़ा हुआ है। हमारे देश के 3.5 करोड़ आबादी ऐसी है जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहती है, जिन्हें हम PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग कहते हैं। ये हम कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, UK में देखें, अरब के देशों में देखें, हर जगह अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग निभाते हैं। इनको हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनाया जाए, किसी राष्ट्र के साथ विदेश नीति के संबंध स्थापित करते हुए इन्हें कैसे सेतु के रूप में सामने लाया जाए, इस पर हमारा छठवां उद्देश्य विदेश नीति का मोदी जी के नेतृत्व में रहा है। मोदी जी के विदेश नीति में सातवां उद्देश्य हम बोल सकते हैं कि हमारी विदेश नीति है वो हमारी जो महान संस्कृति, महान परंपरा और महान भारतीय जो सोच है उस पर सेंट्रिक होकर के कैसे हम इसको स्थापित कर सकें, ये सातवें उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इन्हीं 7 बिंदुओं के आधार पर हम अलग अलग विस्तार में चर्चा करेंगे। इस पूरे विदेश नीति जो है 2014 के बाद जो भारत की विदेश नीति के संदर्भों में, आयामों में जो परिवर्तन आया, उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष था मोदी जी का व्यक्तित्व। जैसा कि हमने चर्चा की कि 2014 के पहले 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, तमाम तरह के घोटाले हो रहे थे। किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट नीति नहीं थी। जो कठोर नीति, जो कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी, स्ट्रांग डिसीजन लेने की, मजबूत निर्णय लेने की जरूरत थी, वे सब नहीं हो पाते थे। हमारे सेनाओं को कई जगह सर तक काटे गए, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से करारा जवाब देना था उस तरह की स्थिति नहीं हो पाती थी। मोदी जी ने 2014 में अपनी जीत के साथ ही, नई सरकार के गठन के साथ ही अपने व्यक्तित्व से ये मैसेज दिया कि अब भारत पॉलिसी पैरालिसिस पर काम नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग के आधार पर आगे बढ़ेगा, मजबूत निर्णय लेने वाला राष्ट्र के रूप में काम करेगा। जहां पे हमको भारत के हितों की बात होगी वहां किसी भी तरह के निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं रहेगी। इस बात का उन्होंने स्पष्ट मैसेज अपने इन 7 सालों में विदेश नीति, रक्षा नीति के संदर्भों में देने का काम किया है। इसको हम विशेष रूप से टेररिज्म के अटैक के संबंध में देख सकते हैं। जब भी पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद ने जब भारत पे हमला किया तो मोदी जी ने उसका किस तरह से करारा जवाब दिया, इसे पूरे देश की जनता ने, सभी लोगों ने, न केवल देश की जनता ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। जब हमारे उरी पर अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जब हमारे पुलवामा पे अटैक किया गया तो पाकिस्तान के सीमा के अंदर घुसकर बालासोर में एयर स्ट्राइक की गई। चाहे एयर स्ट्राइक की बात की जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, इन हर संदर्भों में पाकिस्तान की सीमा पर घुस करके हमने अटैक किया और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इस पॉलिसी पर मोदी जी की सरकार ने काम किया। इस संदर्भ को विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। इसके कारण से पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि इस तरह के मजबूत निर्णय भारत ले सकता है और अपने सुरक्षा पे, अपने राष्ट्रीय हितों पे, अपने सामरिक हितों पे किसी तरह का कोई समझौता भारत नहीं करने वाला है। इस बात का स्पष्ट मैसेज मोदी जी की सरकार ने अपनी नई विदेश नीति के माध्यम से देने का काम किया और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में था मोदी जी का व्यक्तित्व, उनके निर्णय लेने की क्षमता। इसे मैं पहले बिंदु के रूप में प्रतिपादित करना चाहूँगा।
दूसरा, उन्होंने जो पहला परिवर्तन शपथ लेने के समय, मतलब सरकार बनने के पहले इमीडिएटली जो परिवर्तन किया, तत्कालिक जो परिवर्तन किया था, वह था फर्स्ट डे फर्स्ट चेंज हम जिसको बोल सकते हैं। वह था कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपतियों को आमंत्रित करने का काम किया। और इसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया। इससे पूरी दुनिया में मैसेज गया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तत्पर है। तो मोदी जी ने एक और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। अपने शपथ ग्रहण समारोह जैसे एकदम इनिशियल एक्टिविटी में उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को आमंत्रित भी किया। और साथ ही साथ जब पाकिस्तान ने आतंकवाद जैसी हरकतें की तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ों को भी अंजाम दिया। और मोदी जी की डिप्लोमेसी की ही ये जीत मैं कहूँगा, जिसके कारण से हम सीमा से आगे बढ़ करके पाकिस्तान पर टेररिज्म की जो एक्टिविटी थी उस पर अटैक कर पाए। नहीं तो पहले इस तरह का कोई कार्रवाई करने का प्रयास कांग्रेस की या यूपीए की सरकारें करती थी तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव सामने आ जाते थे और उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के सामने तत्कालीन सरकारों को झुकना पड़ता था। इससे आगे बढ़कर मोदी जी ने जो निर्णय लिए, जो काम किए, उसे एक बड़े कूटनीतिक सफलता के रूप में विदेश नीति के संदर्भों में देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ जो मोदी जी ने दूसरा बड़ा चेंज 2014 में ही अपने कार्यकाल में किया वो था पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी, पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से। हमने सितंबर 2014 में ही देखा कि अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर किस तरह से भारतीय मूल के 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता है कि भारतीय मूल के लोगों का महत्व, उनका वजूद, उनका अस्तित्व पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और अमेरिका जैसे एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र में मोदी जी को सुनने के लिए 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं। ये भारत की पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, जनोन्मुखी विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। और इससे उन राष्ट्रों में भी भारत की महत्ता बढ़ी जहाँ पे एक इस तरह के कार्यक्रम हुए और वहाँ रह रहे भारतीय मूल के जो हमारे भाई बहन थे उनके मन में भी एक स्वाभिमान, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, एक मजबूत विश्वास का वातावरण निर्मित हो पाया। इस तरह के कार्यक्रम जैसे मेडिसन स्क्वायर में अमेरिका में 20,000 लोगों का कार्यक्रम सितंबर 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसी तरह से अमेरिका में 2 बार और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी तरह से यूके में इस तरह का आयोजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का आयोजन हुआ, कनाडा में इस तरह का आयोजन हुआ, कीनिया में इस तरह का आयोजन हुआ, अफ्रीका में इस तरह का आयोजन हुआ। खाड़ी के देशों की मैं बात करूं तो बहरीन में, दुबई में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। ये न्यू इंडिया की न्यू डिप्लोमेसी थी जिसे मास ऑडियंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। और इसके कारण से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। और आपके जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार जो विदेशों में रहते होंगे वो उनसे आप बात करेंगे तो इन सब कार्यक्रमों का, इन सब जो ओरिएंटेशन था विदेश नीति के, जो ये संदर्भ थे, ये जो परिवर्तन थे, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। जब अपने नातेदार, रिश्तेदार, दोस्तों से जो विदेशों में रहते हैं उनसे आप बात करेंगे, वे लोग इसके महत्व को जानते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ा, उनका स्वाभिमान किस तरह से बढ़ा, उनके पासपोर्ट की वैल्यू उन राष्ट्रों में किस तरह से बढ़ी, भारतीय पासपोर्ट का किस तरह से इज्जत बढ़ा, इसको आप उन लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। इसी तरह से मैं इंटरनेशनल योगा दिवस की बात करना चाहूँगा, जो हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी विरासत पर आधारित जो विदेश नीति को एक नया आयाम देने की बात थी, उस पर मोदी जी ने बहुत फोकस किया। उसी कारण से 21 जून को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की जो बात थी उसको मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने प्रस्ताव रखा, भारत ने प्रस्ताव रखा और पूरी दुनिया के 177 देशों ने मोदी जी के, भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो हमारे डिप्लोमेसी की दृष्टि से, हमारे विदेश नीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और दोस्तों, भारत की संस्कृति को, भारत की सोच को 21वीं सदी में पूरी दुनिया में स्थापित करना हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की ही सोच है
जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना पर विश्वास करती है, जो विश्व कल्याण की बात करती है, जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मतों को स्वीकार करते हुए एक ईश्वर तक पहुंचने की बात करती है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा सोच नहीं है जो एक धर्म ग्रंथ, एक ईश्वर के अलावा अन्य को मान्यता देता है। ऐसा दूसरे जगहों पर नहीं है। वो केवल भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति में है। और इसी सोच के कारण पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहने के बावजूद भी कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। ब्रिटेन कितने दिन तक सुपर पावर रहा? बड़ी मुश्किल से 200 सालों तक। अमेरिका कितने दिनों तक सुपर पावर है? बड़ी मुश्किल से 100 साल तक। रूस कितने दिन सुपर पावर रहा? बड़ी मुश्किल से 50 साल तक। ये 50 साल, 100 साल, 200 साल में बौरा जाते हैं। ये दूसरे जगह आक्रमण करने लगते हैं। अधिनायकवाद इनके मानसिकता में आ जाता है, तानाशाही इनकी मानसिकता में आ जाता है। लेकिन भारत तो पहली सदी से 15वीं सदी तक 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा, लेकिन हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, सभी लोगों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखने वाली संस्कृति है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। औद्योगिकरण से पश्चिमी राष्ट्रों में प्रकृति का शोषण हुआ, जिसके कारण आज ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, जिसके कारण से आज प्रकृति का क्षय हो रहा है और पूरी दुनिया आज सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। जबकि हमारी सोच तो शुरू से प्रकृति के पूजन की हमारी संस्कृति रही है। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, हम प्रकृति को साथ लेकर के जीवन जीने में ही विश्वास करते हैं। तो जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्लोबल लेवल पे एक अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल के रूप में जो सामने आ रहा है, वो भारत की संस्कृति में पुरातन समय से हजारों वर्षों से है। तो इस तरह से हम हेल्थ की आज बात होती है। हेल्थ में एलोपैथी कितना भी विकास कर ले, लेकिन अंततः भारत की जो पद्धतियां हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या योगा जैसे जो तत्व हैं, वही विश्व को, मानवता को वास्तविक अर्थों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं और रियल सेंस में जो अच्छा हेल्थ होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे संस्कृति के अनेक आयाम हैं जिनको पूरी दुनिया में स्थापित करके सही मायनों में दुनिया का कल्याण किया जा सकता है। इसलिए 21वीं सदी में भारत का उभरना, भारत का सामने आना, भारत का इमर्जिंग कंट्री के रूप में सामने आना न केवल भारत के हित में है, बल्कि पूरी दुनिया के हित में है, जो हमारी सोच और हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में स्थापित की जाए। दोस्तों, एक अन्य एजेंडा, ग्लोबल एजेंडा पर बात करना बहुत जरूरी है विदेश नीति के संदर्भ में। ग्लोबल एजेंडा की जब हम बात करते हैं तो आतंकवाद जैसा महत्वपूर्ण विषय है। आज पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने यह स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की है कि जो आतंकवाद है उसकी सीमाएं नहीं होती हैं। आतंकवाद से केवल हमारा जम्मू कश्मीर या भारत का ही कुछ भूभाग प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है। सबने देखा कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर हो या पेंटागन हो, सब पर आक्रमण हुए। आतंकवाद सभी जगह मानवता के लिए खतरा है। इस बात को मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया। पाकिस्तान जैसे देशों को, तालिबान जैसी सोच को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। और इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा हैं उस पर भारत विकासशील देशों का बड़े अच्छे तरीके से नेतृत्व कर रहा है। और हम देखते हैं कि आतंकवाद पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय मंच, चाहे यूनाइटेड नेशन का हो, चाहे G20 का हो या G7 का हो, आज आतंकवाद को एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया जा सका है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना है। FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें मेरा एक बैचमेट, मेरा दोस्त IPS है, वो अभी काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को रिप्रेजेंट करता है और उससे मेरी लगातार चर्चा होती है। तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग किस तरह से हो रही है, ड्रग से या अन्य प्रकार की स्मगलिंग से, किस तरह से काले धन से किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर बेनकाब किया जाता है। और पाकिस्तान को लगातार भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में बेनकाब किया है और उसी का परिणाम है कि FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दृष्टि से पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसके कारण से पाकिस्तान के पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर, पूरी वित्तीय व्यवस्था पर, पाकिस्तान के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा दबाव सामने आया है। इन सब के कारण ही पाकिस्तान के आज बहुत दबाव में है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पे पाकिस्तान पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ों पर भी आज बड़े बड़े सुपर पावर दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं वो भारत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी की बड़ी कूटनीतिक सफलता है विदेश नीति की दृष्टि से। यूनाइटेड नेशन में
लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, इन सब के जो बड़े बड़े आतंकवादी थे उनको काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में, प्रोहिबिटेड सूची में, प्रतिबंधित सूची में डालने में भारत को सफलता मिली है। इसी तरह से ग्लोबल एजेंडा के संदर्भ में क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ, सारे विकासशील देश भारत की ओर देखने लगे। इन सारे विकासशील देशों का अगर किसी ने नेतृत्व किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नेतृत्व किया है, और भारत विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में एक सेतु के रूप में सामने आया है। सभी विकासशील देश अपने एजेंडा के लिए, किसी भी ग्लोबल एजेंडा के लिए भारत को अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में स्वीकार कर रहे हैं। और आज क्लाइमेट चेंज को, चाहे पेरिस का समझौता हो या अभी नवंबर में यूके में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें भारत ही एक सेतु की भूमिका निभा सकता है। और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल एजेंडा को दुनिया में एक कॉमन कंसेंसस, आपसी सहमति बनाने की दृष्टि से भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस भूमिका को विकासशील राष्ट्र भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और विकसित राष्ट्र भी भारत को स्पष्ट रूप से भारत की बड़ी भूमिका को एक ब्रिज के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 21वीं सदी में उभरते भारत की महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी तरह से ग्लोबल एजेंडा में जब हम काले धन पर बात करते हैं तो काला धन एक ऐसा विषय होता है जिस पर किसी देश में काले धन टैक्स पे बहुत छूट दे दी जाती है। उसके कारण उत्पादन कोई देश भारत में कर रहा है लेकिन अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन दुबई में जाकर करा रहा है। इस तरह की स्थितियां निर्मित होती थी। तो आज G20, G7 में काले धन के संबंध में बड़े बड़े एग्रीमेंट मोदी जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं, और सभी राष्ट्रों में, इनमें से अनेक राष्ट्रों में मिनिमम टैक्स की पॉलिसी पर को सभी लोग स्वीकार करके काम कर रहे हैं। यह भी मैं कहना चाहूँगा कि चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात हो या काले धन की बात हो, इस तरह के ग्लोबल एजेंडा में भारत की भूमिका 21वीं सदी में बहुत तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती जा रही है, और इसे विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र सभी लोग लगातार स्वीकार कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेश नीति की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, चीन के संदर्भ में भी बात करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो 21वीं सदी है उसमें भारत को पूरी दुनिया अलग तरीके से देखने लगी है, और विशेष करके कोरोना काल में चीन के प्रति जो वैश्विक सेंटिमेंट है, ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो वैश्विक भावना है, वो बहुत तेजी से चीन के प्रति नकारात्मक हुई है। और ऐसे संदर्भों में सभी विकसित राष्ट्र, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम जापान की बात करें, ये सभी राष्ट्र तेजी से भारत की ओर बायस्ड हुए हैं, भारत की ओर अभिनत हुए हैं। भारत ने इन 3 देशों के साथ, अर्थात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 राष्ट्र मिलकर के प्रशांत और हिंद महासागर में सुरक्षा की दृष्टि से एक क्वाड बनाने में सफल हुए हैं, जो चीन की विस्तारवादी नीतियों का बहुत कठोर जवाब है। इस तरह से अनेक चीन के विरोध में आज दुनिया की बड़ी बड़ी विकसित डेवलप्ड पावर्स, विकसित राष्ट्र भारत के साथ सामने आ रहे हैं, और इस तरह के जो रणनीति बन रही है, इस तरह का जो पार्टनरशिप और अलायंस बन रहा है, उसके कारण चीन भारत से परेशान है। हम 2017 में देखते हैं कि चीन डोकलाम पे अटैक करके भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। गत साल 2020 में हमने देखा कि कैसे लद्दाख के पर गलवान में चीन ने भारतीय सेना पर आक्रमण करने का प्रयास किया। हमारे वीर सैनिकों ने बहुत कठोरता के साथ इसका जवाब दिया। यह दोस्तों, आज की विदेश नीति मूल रूप से आर्थिक और सामरिक हितों से ही निर्धारित होती है। आर्थिक चीज़ों की भूमिका सबसे बड़ी होती है, और आर्थिक बिंदुओं पर जिस तरह से भारत को विकसित राष्ट्रों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से प्राथमिकता मिलने लगी है, उससे चीन पूरी तरह से पागल हो चुका है, और उसी कारण से इस तरह की हरकत करता है ताकि भारत को डिस्टर्ब करने की नाकाम कोशिश करता है। लेकिन भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में अपने पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कठोरता से जवाब देने के लिए हर जगह खड़ी है, और मोदी जी की ओर से भारत की सेना को पूरी आज़ादी है कि वो मजबूती के साथ हर जगह, हर परिस्थितियों में किसी भी चीज़ का मजबूती के साथ जवाब दे सकते हैं, सीमा से पार जाकर भी जवाब दे सकते हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना कर दिखा रही है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। दोस्तों, इसके अलावा पीपल सेंट्रिक जो हमारी पॉलिसीज़ हैं,
उस दृष्टिकोण से एक और मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वह है वंदे भारत। वंदे भारत की योजना मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में चलाया, कोरोना काल में 70 लाख ऐसे भारतीय हमारे भाई बहन थे जो पूरी दुनिया से भारत वापस आना चाह रहे थे। पूरी दुनिया लॉक हो गई थी, कहीं पर फ्लाइट्स नहीं चल रहे थे, एयर रूट सब तरह से बंद हो चुके थे, ट्रेन लाइनें बंद हो चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही प्रतिबंधित थी। उसके बावजूद सबसे बड़ी संख्या में भारत ने मिशन चलाया वंदे भारत का, और 70 लाख लोगों को जो विदेशों में रह रहे थे उनको भारत वापस लाने का काम मोदी जी ने किया। इसे पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी के रूप में देखा जा सकता है। पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी के रूप में एक बड़ा परिवर्तन जो किया गया है वो पासपोर्ट और वीजा नियमों की दृष्टि से है। जो विदेश जाते हैं, जो विदेश में रहते हैं हमारे भाई बहन, वो जानते हैं कि पासपोर्ट और वीजा संबंधी नीतियों की जटिलता से, वहाँ लाल फीताशाही से किस तरह की स्थितियां रहती हैं। मोदी जी ने इस लाल फीताशाही को, इस रेड टेपिज्म को रेड कारपेट में बदलने की कोशिश की है, और इन सब की प्रक्रियाओं पे बहुत तेजी से परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। जैसे पहले पासपोर्ट के लिए 6 महीने 8 महीने तक वेरिफिकेशन कराने के लिए समय लग जाता था। आज सारी चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है, मोबाइल ऐप पर सब चीज़ों को लाया गया है, सभी चीज़ों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आज अनेक जगह पे ऐप पे होने लगे हैं। जो कागजात होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, उन पे प्रमाणीकरण कराना पड़ता था, अटेस्टेशन कराने के लिए गजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। मोदी जी ने सेल्फ अटेस्टेशन की सिस्टम को लागू किया है। दोस्तों, एक आंकड़े के रूप में मैं बताना चाहूँगा, पहले देश में मोदी जी के आने से पहले बड़ी मुश्किल से 50 सेंटर पासपोर्ट के लिए होते थे। आज देश में 500 सेंटर पासपोर्ट के लिए हो गए हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं कि नया बिल्डिंग किराए पे लिया गया, नए लोगों को लगा दिया गया उसी काम में और खर्च बढ़ाया गया भारत सरकार का, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस थे, आप सब लोगों को ज्ञात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, मोबाइल इंटरनेट की सुविधा देश में बढ़ी है, चिट्ठी लिखने का प्रचलन बहुत कम हो गया है। हम सब लोग बचपन में चिट्ठी अधिक लिखा करते थे। अब चिट्ठी बहुत तेजी से चिट्ठी लिखने का प्रचलन कम हुआ है और पोस्ट ऑफिस में काम कम हुए हैं। इसलिए पोस्ट ऑफिस सेंटरों को, पोस्ट ऑफिस के हमारे साथियों को, पोस्ट ऑफिस के हमारी बिल्डिंग को पासपोर्ट बनाने के काम में लगा दिया गया, और 50 के जगह आज 500 पासपोर्ट के लिए काम करने वाले ऑफिस हो गए हैं। इसे हम पीपल सेंट्रिक विदेश नीति के रूप में देख ही सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की दृष्टि से भी इस उदाहरण को देखा जा सकता है, जो कि बड़े परिवर्तन के रूप में भारत में सामने आया है। इसी तरह से खाड़ी के देशों में हमारे कई मजदूरी करने वाले लोग भी जाते हैं। केरल जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में हमारे भाई बहन जा करके, भारतीय लोग वहाँ पर जा करके मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार कोई सैलरी नहीं देता, कई बार उनका कई तरह से शोषण होता है। तो इसमें भारत के जो दूतावास हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और मदद पोर्टल बना करके उनको अधिकाधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करना। पीपल सेंट्रिक विदेश नीति का मतलब है, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति का हिस्सा रहा है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हमारे पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को, भारत की सरकारी कंपनियों को लेने का काम मोदी जी ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। जिससे जैसे मान लीजिए कि नेपाल में कोई हम रेलवे स्टेशन बनाते हैं, रेलवे में हम नेपाल में मान लीजिए कोई बड़ा ब्रिज बनाते हैं, कोई अस्पताल बनाते हैं, तो वहाँ नेपाल में या दूसरे देश में, जिस भी देश में हम बनाते हैं, वहाँ लोग बोलते हैं कि इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। इसके कारण उस राष्ट्र में भारत के प्रति जो सेंटीमेंट है, जो भावना है, वो बड़ी तेजी से सकारात्मक होता है। इसके अलावा विदेशों में जाकर प्रोजेक्ट लेने से हमारे देश की युवाओं को रोजगार मिलता है। इस सब पर बहुत तेजी से काम किया गया है, फोकस किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान की संसद बिल्डिंग, आज हालांकि तालिबान वहाँ किस तरह की हरकतें कर रहा है इसको सब लोग देख रहे हैं, लेकिन भारत वहाँ पे संसद बिल्डिंग बनाने में, मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग बनाने में, मॉरिशस का मेट्रो रेल बनाने में, मेट्रो एक्सप्रेस बनाने में भारत ने प्रोजेक्ट लिए हैं। इसी तरह से श्रीलंका में एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने में, 47,000 घरों का हाउसिंग प्रोजेक्ट करने में भी भारत ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यह भी एक बड़े परिवर्तन के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में देखा जा सकता है। दोस्तों, आज हम क्वाड बनाकर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, जहां एक तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका जैसे देश के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और मध्य एशिया के देशों से
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जा करके हम पार्टिसिपेट करके इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। सोलर अलायंस के लिए फ्रांस हमारा पार्टनर है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जो भूकंप आदि से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग ना टूटे, इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, इसके लिए हम इंग्लैंड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी उसके लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोऑपरेशन अलायंस कर रहे हैं। जो हथियार बनाने वाले देशों का समूह है MTCR, उसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसी तरह से हर दृष्टिकोण से नए नए पार्टनरशिप हम डेवलप कर रहे हैं। क्वाड में अमेरिका के साथ, संघाई कोऑपरेशन में हम रूस और मध्य एशिया के देशों के साथ, हम जो सोलर अलायंस है उसमें फ्रांस के साथ, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंग्लैंड के साथ, जो वेपन बनाने वाले देशों का MTCR संगठन है उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ, हर राष्ट्र के साथ हम अलायंस कर रहे हैं ताकि भारत के अधिकाधिक आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा की जा सके। इस दृष्टिकोण से लगातार हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जापान अगर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आता है, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत में आता है, तो न केवल वो ट्रेन बनाता है, अन्य तरह के प्रोजेक्ट में भी हम उनका कोऑपरेशन ले पाते हैं। गुवाहाटी में वाटर सप्लाई और सीवेज सप्लाई का काम आज जापान के कोऑपरेशन से हो रहा है। काशी में, बनारस में नए कन्वेंशन सेंटर का काम हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हो रहा है। यूरोपीय जो देश हैं उनके सहयोग से स्मार्ट सिटी में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। नमामि गंगे जैसे जहां हमको क्लीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसमें फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों के साथ हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, मैं बार बार जिक्र करता हूं, संवाद कार्यक्रम में भी PLI स्कीम, मोदी जी की PLI स्कीम से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, इसके संदर्भ में हमने विस्तार में चर्चा की थी। फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में हम विभिन्न राष्ट्रों को भारत में इन्वाइट कर रहे हैं। जो जैसे मोबाइल पहले चाइना में बनता था, एप्पल के फ़ोन की हम बात करें, एप्पल का फ़ोन चाइना में बनता था और मेड इन चाइना लिखा करके वो भारत में आता था, और भारत में जब आता था हम उसको खरीदते थे और उसका पूरा टैक्स, पूरा रोजगार चाइना को मिलता था। मोदी जी ने जो बना बनाया फ़ोन है उस पर टैक्स बढ़ा दिया है, और जो मोबाइल के कंपोनेंट्स हैं उस पर टैक्स घटा दिया है, मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के तहत। और ये जो टैक्स पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा नया कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो PLI स्कीम के माध्यम से उसको अतिरिक्त 5% का अतिरिक्त सुविधा उस कंपनी को, उस निवेशक को दिया जा रहा है, ताकि भारत के अंदर प्रोडक्शन हो, वैल्यू बेस्ड चीज़ों का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे हमारे युवाओं को क्वालिटी वाला रोजगार मिल सके, बड़े पेमेंट, बड़े पैकेज वाला रोजगार मिल सके। इस दृष्टिकोण से PLI स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी काम हो रहा है। आप देखते होंगे जो एप्पल का फ़ोन है वो पहले मेड इन चाइना आता था, आज मेड इन इंडिया आने लगा है। इस तरह के बड़े बड़े कोऑपरेशन, बड़े बड़े रणनीति के तहत काम लगातार हो रहे हैं ताकि भारत के आर्थिक, सामरिक, राजनयिक हितों की रक्षा की जा सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा, 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो साधारण सत्ता परिवर्तन मात्र नहीं था। 3 दशकों बाद, 30 साल बाद भारत देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश मोदी जी के नेतृत्व को प्रदान किया। और 1984 के बाद ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें बने। इसमें भी कई दशकों बाद मोदी जी के नेतृत्व को भारत देश की जनता ने न केवल 2014 में पूर्ण जनादेश दिया, बल्कि 2019 में भी पूर्ण जनादेश दिया। ये जनादेश इसीलिए था कि भारत 21वीं सदी के महान राष्ट्र के रूप में उभर सके, और उसके लिए भारत देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को चुना है। और आज 21वीं सदी में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी प्रकार के हितों की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया में बहुत तेजी से उभर रहा है। आज भारत की महत्ता को सभी विकासशील राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में तो स्वीकार कर ही रहे हैं। विकसित राष्ट्र भी, चाहे कोई भी ग्लोबल एजेंडा हो, उस पर विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच के सेतु के रूप में भारत की ओर ही देख रहे हैं। यह बड़ी सफलता भारत के विदेश नीति के संदर्भों में है। और जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की कि भारत की विदेश नीति पीपल सेंट्रिक हुई है। 3.5 करोड़ भारतीय भाई बहन जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, जिनको हम भारतीय मूल के लोग कहते हैं,
उनको उन देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मोदी जी की विदेश नीति में एक सेतु के रूप में सामने लाया गया है, जिसके कारण भारत की महत्ता को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली हो, चाहे यूके का में डॉक्टरों की भूमिका हो, चाहे किसी भी देश में आज हम जाएं, हमारे भारतीय भाई बहनों की बड़ी भूमिका है और उसके कारण पूरी दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है, भारत की महत्ता को स्वीकार कर रही है और आज पूरी दुनिया 21वीं सदी के सबसे तेजी से उभरते देश के रूप में भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है अर्थव्यवस्था। मैं कहता हूं आज से लेकर के पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे तो भारत में जो FDI और FII आया है वो भारत के में आज़ादी के बाद से हाईएस्ट है। कभी भी भारत में इतना FDI FII का निवेश नहीं हुआ। पूरी दुनिया आज भारत के नेतृत्व पर, भारत की विदेश नीति पर, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भरोसा कर रही है। चाहे कोई किसी भी तरह की आलोचना करता रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था में कोई इमोशन नहीं होता है, वहाँ लॉजिक होता है, वहाँ तर्क होता है। लगातार पूरी दुनिया से भारत में आ रहे विदेशी निवेश मोदी जी के नेतृत्व पर सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं। दोस्तों, भारत 21वीं सदी के सबसे तेजी से उभरते हुए राष्ट्र के रूप में, उदीयमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है और पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, भारत की भूमिका को स्वीकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में महान भारत के निर्माण की दिशा में हम सब लोग अपनी अपनी आहुति देंगे और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़कर सामने आएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले शनिवार को संवाद कार्यक्रम में शाम को 7 बजे किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इसके लिए संवाद के अगले कार्यक्रम तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।